हेलो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के इतिहास का ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम स्पेक्ट्रम का जो निचोड़ जिसको हम बोल सकते हैं, सारे इम्पोर्टेंट पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। और हम स्टार्ट किए थे कि कैसे यूरोपीय कंपनी का आगमन से लेकर उसके बाद कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कब्जा किया, कौन सा कैसे युद्ध हुआ। फिर उसके बाद हम देखें कैसे हमारे देश के नागरिकों ने, कैसे यहाँ के जनजाति ने, कैसे यहाँ के किसान ने फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक ना, वो भी देख लिए थे। उसके बाद फिर हम 1857 का विद्रोह देख लिए थे। ऐसे हम घटनाक्रम आते आते फिर जो हमारे देश में ब्रिटिश की क्या आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक नीति था ये भी हम देख लिए थे, ठीक ना। आज जो है हम मेनली शुरू करने जा रहे हैं कि अंग्रेज़ों का जब यहाँ पे पूरी तरह कब्जा हो गया, 1857 जब विद्रोह हमारे देश की जनता ने या नागरिकों ने, किसानों ने किया, सैनिकों ने किया, उसके बाद कैसे हमारे देश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और कैसे एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की क्या हुई, शुरुआत हुई। देखिए 1858 जो था वो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, लेकिन फिर भी उसकी जो क्षेत्र था वो पूरे देश तक नहीं था, पूरे भारत में नहीं था, वो सिर्फ मैक्सिमम उत्तर भारत में ही था। लेकिन अब क्या होगा, 1885 के आसपास जब कांग्रेस बनती है, उसके बाद उसके आसपास उसके बाद हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी फैलेगी। अब देश की जनता को लगेगा नहीं, ये देश मेरा है, इस देश को बचाना और हमको गुलामी के जंजीर से बाहर निकलना ये हम सब की क्या है जिम्मेदारी। एक सामूहिक भावना के साथ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर काम किया और देश के लिए स्वतंत्रता संघर्ष की क्या करेंगे, हम लोग लड़ाई करेंगे। अब इसी में हम लोग बारी बारी से, मतलब समझिए कि 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका होगा या जो हम लोग का पढ़ने का जो तरीका होगा, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसमें आपको ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो मैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो मैं पढ़ूँगा या पढ़ाऊँगा, आखिर इसमें मैं कैसे अप्रोच मेरा क्या रहेगा पढ़ाने का या इसको सीखने का क्या अप्रोच रहना चाहिए। और आप लोग भी जब कभी पढ़िए तो इसी अप्रोच से किसी भी सब्जेक्ट को क्या कीजिए, पढ़िए। आइए सबसे पहले मैं अपना एक ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे कैसे हम इसको पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में की घटनाक्रम को हम 1885 से लेकर 1947 तक देखेंगे। पहली बात तो ये हो गया। सबसे पहला चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस के बनने से पहले भी हमारे देश में कई तरह की जो है ना राजनीतिक संस्थाएं क्या होती है, बनती है। वो हम देखेंगे कैसे बंगाल में, कैसे मद्रास में, ये सब जो कुछ कुछ छोटी छोटी जो राजनीतिक संस्थाएं बनती है उसको देख, क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से एक क्वेश्चन या पूछ ही देता है। उसके बाद हम मेनली पढ़ेंगे कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, ये पढ़ेंगे। और आपको पता होगा कि मैं कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन था एक ही वीडियो बना दिया हूँ, नीचे लिंक में मैं दे देता हूँ, आपको जाके वीडियो देख लीजिएगा। और एक चीज़ और कि मेरा टेलीग्राम चैनल से भी है, उसमें जो IAS PCS फाइटर्स के नाम से है, वो लिंक भी नीचे दिया होगा। आप लोग जो है ना, अगर PDF फाइल आपको चाहिए तो उस लिंक को चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारे PDF वहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और बाकी मैं और भी कई PDF वहाँ डाल चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे वही कि हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, उसके बाद कांग्रेस की स्थापना कैसे हुआ 1885 में। फिर मेरा क्या पढ़ेंगे कि कैसे उदारवादी चरण उसमें हुआ 1885 लेके 1905 तक। फिर कैसे आगे जब बंगाल विभाजन का जब घोषणा अंग्रेजों ने किया, कैसे हमारे यहाँ उग्रवादी चरण का शुरू हुआ, ये पढ़ेंगे। फिर बंगाल विभाजन को डिटेल में पढ़ेंगे और कैसे स्वदेशी मूवमेंट हुआ, क्या क्या उसमें गतिविधियाँ हुआ हमारे देश के लोगों द्वारा, वो भी हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे कांग्रेस का कैसे यहाँ पे विभाजन हुआ, ये भी देखेंगे, ठीक ना। फिर मुस्लिम लीग का थोड़ा गठन देख लेंगे, ठीक ना। फिर हम देखेंगे इसी दौरान कैसे हमारे देश में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन होगा, जिसमें कि व्यक्तिगत भागीदारी के द्वारा देश को आज़ादी करने का प्रयास हमारे देश के क्रांतिकारी जो के द्वारा किया जाएगा। तो इस क्रांतिकारी आंदोलन का एक समय 2 चरण है, ठीक ना, दो पार्ट है। एक तो इसमें प्रथम चरण है, ये 1895 से लेकर 1915 तक चलेगा, और एक है सेकेंड पार्ट 1925 से लेकर 1935 तक चलेगा। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
अगला जो हम इसमें सीधे आ जाएंगे क्या, गांधी जी का आगमन। आपको पता है 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं और इस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा होता है, ये भी हम देखेंगे। और इसी समय जब गांधी जी यहाँ आए तो उसके 1916 में होम रूल मूवमेंट भी इनिवेशन कर रही थी, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि गांधी जी का जो छोटे छोटे स्तर पर जो 3 मूवमेंट है, चंपारण है या अहमदाबाद है, जो खैरा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर इसी में हम लोग देखेंगे आगे जो गांधीवादी जो मेनली जो गांधी जी जो सक्रिय भागीदारी जब राजनीति में करते हैं नेशनल लेवल पे, वो था कौन सा, करोड़ा टैक्स के खिलाफ था। फिर जालियांवाला हत्याकांड होगा, फिर खिलाफत मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे आगे के। फिर इसकी इसी तीनों बैकग्राउंड में हम लोग क्या करेंगे, फिर असहयोग आंदोलन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो 1920 से लेकर 22 तक लगभग चलेगा। फिर इसमें बहिष्कार का क्या मुद्दा था, क्या गांधी जी का रचनात्मक कार्य था, ये भी पढ़ेंगे आगे। जब ये मूवमेंट जब खत्म हो तो हम क्या पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी पढ़ेंगे, क्या उसका पर्पस था, क्यों गठित किया गया। फिर हम आगे यहाँ पे साइमन कमीशन पढ़ेंगे, कैसे इसका क्या चीज़ें था। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या नेहरू रिपोर्ट का क्या स्थिति था, आखिर क्यों ये रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी गई थी, ये भी देखेंगे। फिर आगे हम फिर पढ़ेंगे कि कैसे लाहौर अधिवेशन हुआ, यहाँ कांग्रेस ने किन चीज़ों का डिमांड किया, आखिर क्या घोषणा हुआ, ये सब देखेंगे, ठीक है। फिर इस लाहौर सेशन के बाद हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता भी होगा, वो भी देखेंगे। फिर 3 गोल में होगा मीटिंग या राउंड टेबल मीटिंग, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इसमें क्या देखेंगे, कैसे सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ। फिर पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच होगा, हम ये लोग भी हम देखेंगे। फिर आगे फिर सीधे घटनाक्रम आ जाएगा क्या, त्रिपुरी संकट, जो कि सुभाष चंद्र बोस के लिए होता है, ठीक, वो देखेंगे। फिर इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी क्या होता है, जारी होता है, वो भी घटनाक्रम देखेंगे। तब उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आएगा, ठीक ना। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी शुरू करेंगे, ठीक ना। फिर कृष्ण मिशन को हम लोग देखेंगे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, अंतिम गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। फिर इसमें आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे शिमला जो मीटिंग होगा, सम्मेलन होगा, वहाँ क्या होगा वो पढ़ेंगे। फिर राजगोपालचारी जो फार्मूला आता है उसको हम लोग देखेंगे, 1944 में आता है फार्मूला। फिर नौसेना का विद्रोह देखेंगे कैसे हुआ। फिर यहाँ पे आएगा कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 जो आया। फिर देखें कैसे इसने संविधान सभा के बनाने की प्रक्रिया को क्या किया, शुरुआत किया। और अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 जो आता है, और कैसे भारत जो अंततः आज़ाद भी होता है लेकिन हमको विभाजन भी स्वीकार करना पड़ता है। तो ये हम जो पूरा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और यही अगर इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन जो है ना अगर आएगा तो इससे नहीं छूटेगा। तो आइए हम ओवरव्यू देने के बाद अब आप लोग को हम जो कांग्रेस से जो पहले की जो कुछ राजनीतिक संस्थाएं तो उसको हम देखते हैं, हाँ, और उसको फिर आगे हम लोग घटनाक्रम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, जैसा आपको सामने दिख रहा होगा कि स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, आपका स्पेक्ट्रम का चैप्टर का नाम भी है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो समय काल था 1870 से लेके 1885 के बीच का जो समय काल था हमारे देश में, ये कुछ घटनाएं होती है जिसने हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना को और क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक ना। इसी में एक घटना था, सबसे पहला एक था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, क्योंकि एग्जाम में आएगा, मैं वही बता रहा हूँ, अच्छा और भी बताऊँगा मैं। ये 1878 में आया था। इसमें सिंपल ये कहा, देखिए वर्नाक्युलर का मतलब होता है कि जो देसी भाषा में जो अखबार छपता था उस पर बैन लगाया गया था, ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। फिर एक और शस्त्र एक्ट आया था जिसमें हमारे देश के लोगों को मतलब हथियार रखने से मना कर दिया गया था। और एक आया था इल्विट विवाद। ये क्या था, ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था ये विवाद। देखिए ये विवाद क्या था, रिपन ने ये कहा था कि मतलब एक कुछ नीति कानून बनाया था कि भारतीय जज भी, भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों का मुकदमा सुन सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बिल था ये हमारे लिए ठीक था, लेकिन जब भारत के अंग्रेज और इंग्लैंड के अंग्रेज को ये पता चला कि अब भारतीय न्यायाधीश हमारी सुनवाई करेगा तो ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आया और इल्विट विवाद यहीं से क्या हुआ, शुरू हुआ। और ये कब हुआ, 1883 में। इस तीनों घटना के पहले भी आपको पता होगा कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो शुरुआत हुआ था उसमें जो है ना एज लगातार घट जा रहा था, कभी 21 साल कर दिया, फिर 19 साल कर दिया, मतलब इसमें शामिल होने का एज, ठीक ना। फिर एक भव्य दिल्ली दरबार लगा था कब, 1877 में, जब हमारे देश में उसमें अकाल पड़ रहा था, खासकर दक्षिण भारत में काफ़ी अकाल पड़ गया था। उस समय जो है ना यहाँ दिल्ली का दरबार लग रहा था, भव्य दिल्ली दरबार लग रहा था। इससे भी हमारे देश की जनता काफ़ी क्या हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बाकी जो मैं यहाँ कारण लिखा हूँ ये सब मेंस का उतना आपको
ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा 1870 से लेके 1885 के रेंज में ये सब कुछ घटनाएं होती है। अगर कभी क्रम लगा के पूछ दे कि कौन कौन से पहले घटना हुई तो आप इसको ध्यान देखिए। मेरा जो पढ़ाने का सिंपल सा पर्पस है कि क्वेश्चन बनना चाहिए बस, और आप जब एग्जाम में जब बैठिएगा तो आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ याद आएगा कि नहीं उन्होंने जो पढ़ाया था नहीं, इससे क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। इसलिए मैं काफ़ी बारीकी से देखिए इसको, एक बार दो बार वीडियो देखिए और क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रमुख जो राजनीतिक संस्थाएं बनी वो कौन कौन सा बनी, आइए उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए बंगाल में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं बनी। देखिए बंगाल में बना था एक बंग भाषा प्रकाशक। देखिए जहाँ जहाँ मेरा पेन जगह देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, बंग भाषा प्रकाशक सभा, ठीक ना, 1836 में बना था। एक ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है 1838 का, ये है जमींदारी एसोसिएशन या इसको लैंड होल्डर्स एसोसिएशन भी बोलते हैं। इसमें क्या था, कुछ जमींदारों ने अपने हितों के लिए, इंटरेस्ट के लिए ये संगठन बनाया था, और इंडिया का ये पहला जो है ना, प्रथम जो है ना राजनीतिक सभा था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया का पहला ये राजनीतिक क्या था, सभा था। फिर उसके बाद 1848 में क्या हुआ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ, और बाद में जाके 1851 में ये संगठन जमींदारी वाला और ये बंगाल जो था ये दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया, और क्या बनाया, ब्रिटिश इंडियन क्या बनाया, एसोसिएशन। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन दो पार्टी से मिलने से हुई, जमींदारी एसोसिएशन से और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से। एक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 1866 में क्या हुआ, दादा भाई नेरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की क्या किया, स्थापना किया। ये भी ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसने क्या था, लंदन में, किसने, दादा भाई नेरोजी ने, कब, 1866 में। आगे एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना हुआ, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1875 का इंडियन लीग। इसको किसने बनाया था, शिशिर कुमार घोष ने। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने। बाद में इस लीग का स्थान जो है ले लिया किसने, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने। इसी का नाम जो है कभी कभी इंडियन नेशन एसोसिएशन भी कहते हैं, या इसको इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं। और ये जो काम किया फरीदनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, आप ये ध्यान रखिएगा। और बाद में इस सब का विलय जो है ना किसमें हो गया था, कांग्रेस पार्टी में हो गया था, और इसलिए इसको ना कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं भी कहा जाता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो अगला ये घटनाक्रम बम्बई में देखिए क्या होता है। बम्बई का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, कब बना, 1852 में। अगला क्या था, पूना सार्वजनिक सभा था। ये जो है ना आपका जो है ना पूना जो सार्वजनिक जो आपका जो सभा था, ये कब बना, 1867 में। इसको किसने बनाया, MGR, मतलब कि महागोविंद रानाडे। ध्यान रखिएगा किसने बनाया, महागोविंद रानाडे। बीपीएससी शायद इस तरह क्वेश्चन पूछ चुका है। और अगला एक था 1885 में बना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसको 3 लोग ने मिलकर बनाया, सैयद तैयब वाजी जी ने, फिरोज शाह मेहता और एक KT तेलंग। 3 लोग ने मिलकर इसको क्या किया था, बनाया था। बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया। ऑप्शन था A में इनका नाम था, B में इनका नाम था, C में इनका नाम था, D में किसी और का नाम था। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ऐसे सब क्वेश्चन से बच के रहिएगा। और एक और था मद्रास महाजन सभा। इस बार मतलब यही कहीं ना पूछ दे बीपीएससी। इसमें 3 लोग थे, इसमें भी वीरा राघवाचारी थे, सुब्रमण्यन थे, और एक आनंद चार्लू नाम के 3 व्यक्ति जो थे किसको में थे, मद्रास महाजन सभा को बनाने में थे। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब एरिया। और देखिए ये जो मैं जितना भी आपको संगठन जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन पता है एक तरीके से ये भी बन सकता है कि पहले कौन या बाद में कौन बना, आपको देगा मैचिंग, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, 1883 में जो है ना एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूम की मदद से, ठीक ना, अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस। बाद में इसी का जो है ना नाम कर दिया गया इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक ना। ये जो मैं आपको पहले बताया यही सब है संगठन, ठीक ना।
और तब इसी का नाम 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के पहले ये इंडियन नेशनल यूनियन इसकी पूर्ववर्ती संस्था हो गई। तो ये सब एक ही है, ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस जो है इसके जो आर्किटेक्ट या जो वास्तुविद कौन कौन थे, देखिए ठीक है, ये जो संस्थापक O.M. ह्यूम थे, लेकिन इनके साथ ही साथ ये देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, अभी मैं आपको पीछे बढ़ाया, यही सब लोग, मतलब ये जो अभी जो मैं आपको यहाँ बताया कि यही पार्टी जो है ना बाद में जो है, ये जो पार्टी अभी मैं आपको बताया, यही जो है ना बाद में कांग्रेस में क्या हो गया था, इसका विलय हो गया था। यही लोग देखिए मिल के जो है ना कांग्रेस को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन अगर संस्थापक पूछेगा तो आपको A.M. ह्यूम ही मारना, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी ये लोग भी सहयोगी थे, अलग बात है, लेकिन संस्थापक कौन थे, इनके O.M. ह्यूम थे। ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में पूछ चुका है। आइए, अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी, ये ध्यान रखिएगा। पहली बार जब बैठक हुआ तो 72 लोगों ने भाग लिया था, मैं पहले भी आपको बता दिया पहले वीडियो में। और एक घटनाक्रम और याद रखिएगा, 1890 में एक कादम्बनी गांगुली कलकत्ता की थी, इन्होंने पहली बार जो है ना महिला थी जो कांग्रेस को संबोधित किया था, कांग्रेस के मंच पे जो है ना पहली बार ये भाषण दी थी। ये बात भी आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। बाकी ये कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, इतना इमेंस का है, अभी इसको पढ़ने को उतना कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो आपको पता है कि इसका पहला चरण क्या था, उदारवादी चरण। ये कब से कब तक चलेगा, ये 1885 से लेकर 1905 तक कौन सा चरण होगा, उदारवादी चरण। जहाँ पे जो है ना कौन कौन नेता, हमको क्वेश्चन कभी पूछ देता है उदारवादी नेता कौन कौन थे। तो पहला नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, DBN मतलब क्या है, दादा भाई नौरोजी, मेरे साथ बोलते चलिए। F मतलब फिरोज शाह मेहता है। अगला कौन है, दिनसा वाचा है। अगला कौन है, W.C. बनर्जी हैं। अगला कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। अगला कौन है, रास बिहारी घोष हैं, ध्यान रखिएगा। एक रास बिहारी बोस भी हैं, वो क्रांतिकारी हैं, वो ध्यान रखिए, वो अलग चीज़ है। ये रास बिहारी घोष है, ये उदारवादी हैं। एक R.P. दत्त हैं, रोमसचंद दत्त हैं। ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये भी उदारवादी हैं। ये है गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी क्या है, उदारवादी हैं। आनंद चार्लू, ये भी क्या है, उदारवादी हैं। और मदन मोहन मालवीय लोग भी क्या थे, उदारवादी किस्म के जो है लोग नेता थे। कांग्रेस के उदारवादी चरण में इसको कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए इन लोग का जो मेनली जो उद्देश्य था अंग्रेजों से कुछ भी डिमांड करने का, वो क्या था, कानून के दायरे में रहकर और अहिंसक तरीके से, वो भी संवैधानिक तरीके से मांगना, ये नहीं कि हिंसा या किसी और तरह से करना है। ये लोग अब हमेशा प्रार्थना पत्र लिखते थे या याचिका करते थे या सभा के माध्यम से अपनी बात को क्या करते थे, लोग रखते थे। कौन, उदारवादी जो है नेता लोग, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जो अगर क्वेश्चन कभी पीटी में अगर पूछ ले तो मैं आपको देखिए बता ही दिया कि देखिए उदारवादी लोग का दो तरीका था, दो रणनीति। एक तो कि भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना की भावना को जगाना, और दूसरा क्या था, ब्रिटिश जनमत और सरकार को भारतीय पक्ष में एक करके भारत में सुधार की प्रक्रिया को क्या करना, कुछ सुधार अधिकार देना, ये सब कुछ बात करना। और इसीलिए जो है ना 1899 में लंदन में जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश एकेडमी इंडिया की भी क्या हुई थी, स्थापना हुआ था, गठन कहाँ, लंदन में होते, बात ध्यान रखिएगा। देखिए जो उदारवादी जो लोग जितने भी नेता थे, इनका कुछ योगदान, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान। देखिए आपको मैं पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारे देश में धन का जो निष्कासन हो रहा था, उस पर किसने आवाज़ उठाया था, इन्हीं लोगों ने। दादा भाई नौरोजी ने उठाया था, R.P. दत्त ने उठाया था, दिनसा वाचा ने उठाया था। इसी लोगों ने निकास का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। और को फिर स्टेटमेंट बना के पूछेगा कि उदारवादी चरण के जो नेता थे उन्होंने आर्थिक समस्याओं पर अपना प्रकाश डाला, एकदम डाला, आप इसमें कथन बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा, इनका जो मेन जो पीटी में यहाँ को, बाकी तो मैं मेंस का लिखा हूँ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए जो उदारवादी चरण के जितने भी नेता थे, ये थोड़ा सा हाईफाई मतलब कि रहन सहन भी था, इनका भाषा भी अंग्रेजी था। तो ये जो है ना आम जनता या देश के गरीब लोगों से उतना ये कॉन्टैक्ट या संपर्क नहीं बना पाए, ये ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है उदारवादी के साथ जन साधारण बहुत कम लोग थे ना, सिंपल जो लोग आम नागरिक की जो है ना भागीदारी बहुत ही कम इनके साथ थी। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस बनी थी तो ब्रिटिश सरकार का जो है कांग्रेस के प्रति रुख जो है पॉजिटिव था, लेकिन समय के साथ निगेटिव हो गया। और लॉर्ड डफरिन एक बात कहता है कि यह राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वायसराय ने कहा कि कांग्रेस जो है राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है, किसने कहा, लॉर्ड डफरिन ने कहा, ठीक ना, इसे ध्यान रखिएगा। आगे जो है ना कि अब जो है ना आएगा दूसरा चरण, कौन सा चरण आएगा, दूसरा, ये हैगा उग्र राष्ट्रवाद या इसको गरम दल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, वो वाले नरम दल थे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है
ये जो 20 साल जो उदारवादियों ने जिस प्रक्रिया से हमारे अधिकार का मांग किया और भी कई चीज़ किया, उससे कहीं ना कहीं जो उग्रवादी जो गरम दल के नेता थे उनके पद्धति या उनके रणनीति से सहमत नहीं थे, ठीक ना। तो इसलिए हमारे देश में अब उग्र राष्ट्रवाद का क्या होगा, उदय होगा, ध्यान रखिएगा। और उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारण देख लीजिए, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जैसे कि एक घटना हुआ था इसी समय एक 1896 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया था। पता है, इथोपिया अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, उसने इटली को क्या कर दिया था, युद्ध में हरा दिया था। उसके बाद यहाँ 1905 में जापान ने रूस ऐसे बड़े देश को हरा दिया था। एशिया का देश रूस था और रूस को हरा दिया, ठीक ना। तो इस तरह से कुछ ऐसी घटनाएं हुई। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लॉर्ड कर्जन इतना खतरनाक सब काम किया इस समय, आपको पता है बंगाल विभाजन इसी समय हुआ था। इसका 7 साल का जो शासन काल था ना, वो कहा जाता है शिष्टमंडल भूलों और आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि इतना गलत काम किया और सबसे महत्वपूर्ण बंगाल का विभाजन कर दिया। तो इन सब वजह से जो है ना इस समय जो है ना उग्र राष्ट्रवाद का क्या हुआ, जन्म हुआ। और जो है ना इसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय क्या थे, प्रमुख थे। एक और अरविंद घोष भी थे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब देखिए इसमें हम आगे आते हैं कि बंगाल विभाजन पे। कहाँ आते हैं, बंगाल विभाजन में। देखिए लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय क्या था, वायसराय था। आइए देखते हैं दिसंबर 1903 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ। देखिए बंगाल जो है पूर्वी इंडिया में अभी आपको दिख रहा होगा। तो बंगाल में क्या था, अभी जो उस समय का बंगाल का मतलब क्या, पूरा बांग्लादेश, पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा और पूरा पश्चिम बंगाल, ये पूरा क्या था उस समय बंगाल कहलाता था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मतलब कि एक तरह से उसने कहा कि हम प्रशासनिक दृष्टि से पूरे जो है ना बंगाल को 2 पार्ट में क्या कर रहे हैं, बांट कर रहे हैं, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। लेकिन उसका मकसद कुछ और था। उसका मकसद ये था कि हिंदू और मुस्लिम के आधार पर जो है ना आबादी को क्या करना, डिवाइड करना। क्योंकि इधर मैक्सिमम मुस्लिम लोग थे, इधर पश्चिम में कौन थे, हिंदू लोग थे। तो इसके खिलाफ जो है ना बंगाल के लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट किया था। आइए हम देखते हैं कि जब दिसंबर 1913 में घोषणा हुआ, पब्लिकली घोषणा कि हाँ बंगाल का क्या किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा। और तभी से जो है ना उदारवादी दलों द्वारा या नेताओं द्वारा इसका किया गया विरोध। कुछ कुछ पत्रिकाएं लिखा गया इसके लिए, हितवादी पत्रिका में इसका विरोध दर्ज किया गया, संजीवनी में पत्रिका में दर्ज किया गया विरोध, और बंगाली पत्रिका के माध्यम से बंगाल विभाजन का क्या किया गया, विरोध किया गया। फिर देखिए जुलाई 1905 में जो घोषणा हो गया कि हाँ अब होगा ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा हमारे देश के लोगों, खासकर बंगाल में ये शुरू हुआ। और अंग्रेजों ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। और ये बीपीएससी को प्रश्न पूछा है कि बंगाल विभाजन लागू कब, देखिए लागू कब हुआ, घोषणा कब हुआ, अलग अलग डेट है और डेट भी बीपीएससी पूछता है। आप ध्यान रखिए 150 क्वेश्चन में ऐसा लगभग मेरे ख्याल से 8 या 10 क्वेश्चन होगा जहां आपको ईयर रहेगा, ईस्वी दिया रहेगा, उससे भी कहीं अधिक हो सकता है, 20 भी हो सकता है। इसलिए जो आपने फैक्चुअल चीज़ों पर अब से ध्यान देना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। और जब जिस दिन लागू हुआ पूरे बंगाल में कौन सा दिवस मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। लोग व्रत किया, गंगा स्नान किया, वंदे मातरम गीत गाया और दोनों भागों के लोग एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछता है कभी कभी बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है ना कौन कौन से जो नेता कहाँ कहाँ भाग ले। देखिए बंगाल में कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SNB में शॉर्ट में लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। ये कौन है, आनंद मोहन बोस, ये ध्यान रखिएगा। आनंद मोहन कौन है, बोस है, ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SNB, ध्यान रखिएगा। पुणे और बम्बई में कौन थे नेता, बाल गंगाधर तिलक, ये ध्यान रखिएगा। पंजाब में कौन थे, LLR में तो लाला लाजपत राय थे और यहाँ अजीत सिंह थे, ध्यान रखिएगा। और दिल्ली में कौन था, हैदर राजा। यूपीएससी को फन पूछ चुका है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था, हैदर राजा। और यूपीएससी ये भी पूछा है, यूपीएससी पूछा है कि मद्रास में कौन थे नेता, चिदम्बरम पिल्लई, ये आप ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग क्षेत्र में क्या है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान हमारे देश में क्या है, नेता हैं। अब देखिए बंगाल विभाजन तो अक्टूबर 1905 में ही लागू हो गया। अब जो है ना बनारस में, ध्यान रखिएगा, इस साल 1905 में बनारस में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ, वार्षिक अधिवेशन हुआ, एनुअल क्या हुआ, सेशन हुआ। और यहाँ बंगाल विभाजन का क्या किया गया, विरोध किया गया, आप ये भी ध्यान रखिएगा। और स्वदेशी अभियान जो चल रहा था उसका यहाँ पे क्या किया गया,
समर्थन किया गया इस बनारस के अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी पूछा है कि बनारस में जब अध्यक्ष कांग्रेस का सेशन होता कौन थे अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। आप ये बात जो है ना अच्छे से याद कर लीजिए। आगे क्या हुआ कि जो उग्र राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो कि गरम दल के थे, उसमें कौन थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष। ये लोग ये चाहते थे कि बंगाल विभाजन का जो मूवमेंट है ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि पूरे भारत में फैलना चाहिए। और ये फिर वस्तु बहिष्कार पर ही नहीं सीमित रहे बल्कि पूर्ण आज़ादी की हमको मांग करनी चाहिए और प्रत्यक्ष लड़ाई अंग्रेज़ों से करनी चाहिए ताकि हम क्या हो जाएं, पूर्ण आज़ाद हो जाएं या स्वराज कर लें। इसी बात पे लेके उग्र राष्ट्रवादी और नरम पंथी में क्या हो गया? मतभेद हो गया और अंततः कांग्रेस का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 1906 में फिर से वार्षिक सेशन हुआ किसका? कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस बार कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। यहाँ एक प्रस्ताव पेश किया गया, समर्थन में पेश किया गया कि स्वशासन या स्वराज की प्राप्ति यहाँ लक्ष्य रखा गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि पहली बार कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज का मांग रखा? ये किसमें प्राप्त लक्ष्य रखा था? इसमें 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नेहरू जी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे राष्ट्र शिक्षा का प्रचार हो, बहिष्कार हो, इस पर न थोड़ा बहुत सहमति बनी थी इस अधिवेशन में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ यहाँ पे बहुत कुछ हुआ। आप मेरी सिर्फ बात को सुन लीजिए। देखिए यहाँ स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जनसभाएं की गई, हमारे देश का जो कल्चरल जो सांस्कृतिक जो चीज़ें था उसको आगे बढ़ावा दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कि चित्रकला के क्षेत्र में रविंद्र थे, नंदलाल बोस थे। लोग चित्रकला के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति को दिखाया। विज्ञान में जगदीश बसु थे, इन्होंने भी जो है साइंस के क्षेत्र में जो है ना बहुत कुछ किया था। इस आंदोलन में कई सारे गीत लिखे गए। आपको पता है कि वंदे मातरम ये सब गीत यहाँ काफ़ी गाया गया था, ठीक ना। जनगण मन भी यहाँ पे गाया गया था। अमर सोनार बंगला भी यहाँ पे गाया गया था। ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना इस समय ने इस मूवमेंट में कई सारे स्वयंसेवी संगठन का गठन हुआ। तो उसी में एक फेमस है स्वदेश बंधव समिति। ये अश्विनी कुमार दत्त बंगाल में बनाए थे। एक तमिलनाडु में स्वदेशी संगम नाम का एक स्वयंसेवी संगठन बना था। इनको कौन पूछा था? कहाँ है? ये साउथ में था, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे नेशनल कॉलेज की स्थापना हुआ था। अरविंद घोष इसके क्या थे? प्राचार्य थे। यही अरविंद घोष जो है ना गरम दल के थे, मतलब उग्रवादी थे, ठीक ना, उग्रवादी किस्म के थे, ठीक ना। और फिर उग्रवादी शब्द तो खैर सही बोलने में नहीं लगता, लेकिन आप इसको गरम दल बोलिए, ठीक ना। ये अच्छा शब्द है क्योंकि रेस्पेक्टफुली ये सब शब्द अच्छा है। उग्रवादी कुछ दूसरे किस्म का होता है। बुक में उग्रवादी ही शब्द यूज किया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इतिहास को लेकर, ठीक ना। आगे ये एक और था, इसमें सुब्रमण्यम भारती सुदेश गीतम नाम का एक गीत लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा। सबको मैं जितना ही बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखिएगा और दो बार वीडियो देख लीजिएगा। आगे देखिए इस मूवमेंट में कई सारे छात्र ने भाग लिया, शहरी महिलाओं ने भाग लिया, मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया, लेकिन कई सारे में मुस्लिम नेता ने भाग नहीं भी लिया था। ये भी ध्यान लिया था, लेकिन बड़े लेवल पर उतना भाग नहीं लिया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ और बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए 1907 में अब क्या हुआ, देखिए 1906 में ही ये बात निकल के सामने आई कि कांग्रेस के अंदर मतभेद है नरम दल और गरम दल में, ठीक ना। तो अब देखिए 1907 में सूरत का विभाजन हुआ कांग्रेस में। देखिए क्यों? देखिए उग्रवादी चाहते थे कि अधिवेशन नागपुर में हो। ये नागपुर कहाँ था? मध्य प्रांत में था उस समय। और या तो बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय कांग्रेस के क्या बने? अध्यक्ष बने। और जब ये दोनों अध्यक्ष बन जाएंगे, कोई एक दोनों में से कोई, तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्र शिक्षा के लिए पूर्ण समर्थन हम प्राप्त कर लेंगे और पूरे देश में इसको क्या करेंगे? चलाएंगे। लेकिन जो है ना ऐसा नहीं हो पाया और दोनों में गुटों में मतभेद हो गया और अंततः कांग्रेस में क्या हो गया? विभाजन हो गया। और तब अध्यक्ष कौन थे 1907 के? रास बिहारी घोष थे। देखिए एक अरविंद घोष है, वो अलग है, वो जो है ना पूरा एकदम क्या है? क्रांतिकारी है ना, गरम दल वाले हैं। और रास बिहारी घोष क्या है? ये नरम दल वाले, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ही जो है ना यहाँ पे इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने जो है ना, जो कि आपको याद है कि मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था 1909 में, उसमें जो है ना काफ़ी जो है ना ये क्या नाम है,
बाल गंगाधर तिलक ने उन दोनों जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे उनका काफ़ी गुणगान किया था। तो ये और भी कुछ इन्होंने चीज़ें किया था, उसके आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सज़ा हो गया, उनको बर्मा भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया? बर्मा के जेल में 6 साल के लिए क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और इस तरह से जो है 1909 आते आते जो है ना ये गरम दल का भी मतलब कि चीज़ें ख़त्म हो गया। उसमें जो भी नेता थे, बिपिन चंद्र पॉल थे या लाला लाजपत राय भी थी, इनका भी जो है ना गतिविधि थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। और अंततः जो है ना बंगाल विभाजन में बाद में 1911 में रद्द ही कर दिया गया था। और उसके बाद ये जो जितने भी गरम दल के नेता थे वो भी किसी को जेल हो गया या कोई राजनीतिक से संन्यास ले लिया, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। आगे जो है आपका इसमें अब आ जाएगा लगभग 1900 समझिए कि 9 आ गया, फिर 10 आ गया। अब जो है ना भारतीय राजनीति थोड़ा सा जो शिथिल पड़ जाएगा, अब कोई मेन गतिविधि नहीं होगा। अब एक ही बार फिर अब गांधी जी का क्या होगा? आगमन होगा। तब यहाँ पे राष्ट्रीय जो है ना मूवमेंट क्या होगा? शुरू होगा। तो अभी इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर लंबा वीडियो बनने के बाद का तो उबाऊ हो जाता है, इसलिए आधे घंटे का वीडियो मैं रख रहा हूं ताकि इसको आप स्पीड बढ़ा के भी 15 से 20 मिनट में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आगे जो हम करेंगे अब यहाँ से फिर हम इस समय जो जितने भी क्रांतिकारी जो मूवमेंट होता है हमारे देश में उसको हम एक साथ बहुत शॉर्ट में देख लेंगे। और तब फिर हम गांधी जी का 1915 के बाद से लेकर 1947 तक एक ही वीडियो में उसको पूरा कवर कर देंगे। मतलब कि आधुनिक भारत के इतिहास में मेरा मतलब 3 या 4 वीडियो और मैक्सिमम आएगा, जो भी मुश्किल से हमको लगता है कि एक वीडियो लगभग जो है ना 40 या 45 मिनट का होगा। मतलब अब जो है ना लगभग मॉडर्न जो स्पेक्ट्रम हम खत्म कर देंगे और सारे मतलब इंपॉर्टेंट देखिए, मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। मैं वीडियो भले ही छोटा बना रहा हूँ, लेकिन जो मेरा नोट्स है समझिए पूरा क्रीम है, पूरा निचोड़ है पूरा। आप अगर स्पेक्ट्रम देखिएगा तो जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी मेन बातें जो एग्जाम में पूछने लायक है, वो सारे आपको मेरे नोट्स में दिखाई पड़ जाएगा। और मैं ये नोट्स आज से 3-4 साल पहले बनाया था, वही देखिए मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, इसी के माध्यम से क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो इसको हम आगे फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।